ठीक है, यहाँ पे देखेंगे आज गुरुत्वीय त्वरण में परिवर्तन। कल पढ़ रहे थे गुरुत्वीय त्वरण के बारे में, तो उसी गुरुत्वीय त्वरण में यहाँ पे परिवर्तन देखेंगे। तो जो गुरुत्वीय त्वरण है इसका मान सभी स्थानों पर एक समान नहीं रहता है। तो आपको याद रखना है कि जो गुरुत्वीय त्वरण है का मान सभी स्थानों पर समान नहीं रहता है। ठीक, तो इसका जो मान है वो कैसे परिवर्तित होता है? तो यदि हम देखेंगे कि जो हमारी ये अर्थ है, पृथ्वी है ना, तो इस पृथ्वी में हम क्या पढ़ते हैं कि ये नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं, ध्रुव होते हैं यहाँ पे, और इसको क्या बोलते हो? भूमध्य रेखा, है ना, इस रेखा को क्या बोलते हो? भूमध्य रेखा, या बोलते हो इसको विषुवत रेखा, यानी कि इसको क्या बोलते हैं? इक्वेटर बोलते हैं। ठीक है, तो भूमध्य रेखा है, विषुवत रेखा है, इक्वेटर इसको बोलते हैं। और यहाँ पे इस प्रकार की जो रेखाएं खींची जाती हैं इनको क्या बोलते हैं? अक्षांश रेखाएं, है ना। भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश पे होती है, तो इनको क्या बोलते हैं यहाँ पे? अक्षांश रेखाएं। इनको लैटिट्यूड बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये अक्षांश रेखाएं होती हैं। तो यदि हम देखेंगे कि जो जी का मान है, यानी कि जो गुरुत्व त्वरण का मान है, वो भूमध्य रेखा पे या विषुवत रेखा पे यहाँ पे क्या होता है? ये न्यूनतम होता है, यानी कि यहाँ पर ये मिनिमम होता है। ठीक, जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर जाएंगे तो जी का जो मान है वो क्या होता है? यहाँ पे बढ़ता है, और ध्रुवों पर जो गुरुत्व त्वरण है इसका मान क्या होता है? उच्चतम होता है, मैक्सिमम होता है, या बोल सकते हो सर्वाधिक होता है। तो यदि हम देखेंगे कि जो अक्षांश रेखाएं हैं, ठीक है, तो पृथ्वी का ये तल है, पृथ्वी की सतह है, ये बाहरी सतह। तो पृथ्वी के तल पे, पृथ्वी की सतह पर अक्षांश रेखाओं के साथ साथ इस गुरुत्व त्वरण का मान क्या होते जाता है? यहाँ पे परिवर्तित होते जाता है। आई बात समझ में? तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। तो यहाँ पे देखेंगे कि जी का मान विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है। ध्रुवों की ओर जाने पर गुरुत्व त्वरण का मान बढ़ता है, और ध्रुवों पर इसका मान, ध्रुवों पर इसका की तरह करते हैं जी का मान, ठीक है, उच्चतम होता है। तो गुरुत्व त्वरण का मान जो है वो ध्रुवों पर अधिकतम होता है, या बोल सकते हैं कि पृथ्वी की सतह पर अक्षांश के साथ साथ इसका मान क्या होता है? परिवर्तित होता है। ठीक है, तो यहां पे बोल सकते हैं पृथ्वी तल पर जी का मान पृथ्वी तल पर अक्षांश के साथ परिवर्तित होता है। ठीक, तो यहाँ पे इस तरह से ये होता है। तो ऐसा क्यों होता है? पृथ्वी की बनावट के कारण, है ना। पृथ्वी जो है ध्रुवों पर कैसी है? चपटी है। तो ध्रुवों पे चपटी होने के कारण, पृथ्वी की बनावट के कारण ये यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो गुरुत्व त्वरण होता है, ठीक है,
ये पृथ्वी से ऊंचाई पे जैसे हम जाएंगे, पृथ्वी की सतह से ऊंचाई पे जाएंगे, तो मान लो ये पृथ्वी का केंद्र है यहाँ पे, ठीक है। तो ये पृथ्वी का क्या है, यहाँ पे केंद्र है, पृथ्वी का केंद्र। तो इस पृथ्वी के केंद्र पर, ठीक है, जो गुरुत्व त्वरण होता है इसका मान कितना होता है, यहाँ पे 0। पृथ्वी की सतह है, ये सतह है, सरफेस है, सरफेस से हम ऊंचाई पे जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो सरफेस से ऊंचाई पर जाने पर जो गुरुत्व त्वरण है इसका मान क्या होता है, घटता है, ठीक है। इसका मान क्या होता है, यहाँ पे घटता है। और सतह से गहराई पे आने पे, सतह से यदि हम गहराई में आ रहे हैं तो गहराई में आने पर भी गुरुत्व त्वरण का मान क्या होता है, यहाँ पे घटता है। तो पृथ्वी की सतह से ऊंचाई पे जाइए या पृथ्वी की सतह से गहराई में आइए, गुरुत्व त्वरण का मान क्या होगा, घटेगा। और पृथ्वी के केंद्र पे उसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि पृथ्वी की सतह से ऊंचाई पर गुरुत्व त्वरण का मान घटता है। पृथ्वी की सतह से गहराई पर गुरुत्व त्वरण का मान घटता है, तो दोनों में ही घटता है। और पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्व त्वरण बराबर 0 होता है। तो पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्व त्वरण का मान यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक। दूसरा, जो गुरुत्व त्वरण होता है ये पृथ्वी की किस पे निर्भर करता है, गति पे, उसके रोटेशन पे निर्भर करता है, उसकी घूर्णन गति बोलेंगे, ठीक है। पृथ्वी क्या करती है, एक ही अक्ष पे घूमती है। तो यदि हम मान लें कि ये पृथ्वी का ऐसे अक्ष है, तो पृथ्वी इसी अक्ष पर घूम रही है, तो उसको क्या बोलेंगे वहां पे, घूर्णन गति। तो पृथ्वी की जो घूर्णन गति है वो यदि परिवर्तित होती है, ठीक है, तो गुरुत्व त्वरण का मान क्या होगा, परिवर्तित हो जाएगा। तो यदि हम देखेंगे कि घूर्णन गति यदि बढ़ती है तो गुरुत्व त्वरण का मान क्या होता है, घटता है, ठीक है। तो यदि पृथ्वी की घूर्णन गति क्या होगी, वहां पे बढ़ेगी, तो गुरुत्व त्वरण का मान क्या हो जाएगा, घटेगा, ठीक है। और यदि पृथ्वी की जो घूर्णन गति है ना, रोटरी मोशन उसको बोलते हैं घूर्णन गति। तो घूर्णन गति, रोटरी मोशन जो है पृथ्वी की, यदि वो अभी जो पृथ्वी की गति है उसका 17 गुना हो जाती है, तो भूमध्य रेखा पर, है ना, इस भूमध्य रेखा पे यदि कोई वस्तु रखी है तो उसका गुरुत्व त्वरण वहां पे क्या होगा, 0 हो जाएगा। बात समझ में आई? तो ये भी आपको याद रखना है। तो उसमें लिख सकते हैं गुरुत्व त्वरण का मान पृथ्वी की घूर्णन गति पर निर्भर करता है। घूर्णन गति, या पृथ्वी लिख देते हैं, पृथ्वी की घूर्णन गति, तो पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने पर गुरुत्व त्वरण का मान घटता है।
यदि पृथ्वी की घूर्णन गति 17 गुना बढ़ जाए तो भूमध्य रेखा या विषुवत पर जी का मान 0 हो जाएगा। ठीक है, तो भूमध्य रेखा पर इसका मान क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब यदि पृथ्वी क्या करती है, घूमना बंद कर देती है, तो क्या होगा, तो यदि पृथ्वी घूमना बंद कर देगी तो पूरी पृथ्वी पर जो गुरुत्व त्वरण का मान है वो एक समान हो जाएगा। और वो एक समान मान कितना होगा, जो उसका वास्तविक मान होता है। ठीक है, तो यदि बोलता है यदि पृथ्वी घूमना बंद कर दे तो गुरुत्व त्वरण का मान पूरी पृथ्वी पर समान कितना होता है, 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। तो पूरी पृथ्वी पर इसका जो मान है वो कैसा हो जाएगा, अब समान हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको यहाँ पे याद रखना है। तो हम बोल सकते हैं कि गुरुत्व त्वरण का मान किस पर निर्भर करता है, उसकी दैनिक गति, है ना, घूर्णन गति को क्या बोलेंगे, दैनिक गति, और पृथ्वी के आकार पर निर्भर करता है ना। तो हमने पढ़ा था कि G इज इक्वल टू क्या होता है, G m/r। ठीक, तो ये क्या है, यहाँ पे त्रिज्या है, पृथ्वी की त्रिज्या है ये। तो यदि पृथ्वी की त्रिज्या है इस प्रकार से, जैसे पृथ्वी जो है ध्रुवों पे चपटी है ऐसे, तो यहाँ त्रिज्या क्या हो जाएगी, कम। तो त्रिज्या कम होगी तो गुरुत्व त्वरण का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, और विषुवत रेखा पे त्रिज्या क्या रहेगी, यहाँ पे ज्यादा रहेगी, तो इसलिए गुरुत्व त्वरण का मान क्या होगा, वहां पे कम हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि गुरुत्व त्वरण का मान पृथ्वी के आकार, ठीक है, और उसकी दैनिक गति, है ना, एक दिन में जो चक्कर लगाती है, इसी के कारण 24 घंटे में क्या होते हैं, दिन रात होते हैं, है ना। तो बोल सकते हैं हम कि गुरुत्व त्वरण का मान जो है गुरुत्व त्वरण का मान पृथ्वी के आकार, गुरुत्व त्वरण का मान पृथ्वी के आकार और दैनिक गति पर निर्भर करता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है ना पूरा, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो ऐसे पूछेगा कि पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्व त्वरण का मान क्या होगा। ठीक है, तो उसको याद रखिए, पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्व त्वरण का मान क्या होगा। ठीक, या पूछेगा कि विषुवत रेखा पे या भूमध्य रेखा पे क्या होता है, ध्रुवों पे क्या होता है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा। या विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाएंगे तो गुरुत्व त्वरण के मान में क्या परिवर्तन होगा, बढ़ेगा घटेगा। उल्टा पूछ देगा, ध्रुवों से विषुवत रेखा की तरफ आएंगे तो क्या होगा, घटेगा, है कि नहीं। तो आपको ये ड्राइंग याद रखना है, अपने माइंड में रखना है। ठीक है, कि यहाँ से गुरुत्व त्वरण का मान न्यूनतम है, ध्रुवों की तरफ जाओगे तो बढ़ता है। ठीक, केंद्र में 0 होता है, पृथ्वी सतह से ऊंचाई पे घटता है, गहराई में भी आने पर घटता है। ठीक है, तो पृथ्वी की सतह पर क्या रहेगा, वहां पे अधिकतम रहेगा। आई बस समझ में। अब इसके बाद में जैसे हमने देखा कि पृथ्वी की सतह से ऊंचाई और गहराई पर गुरुत्व त्वरण का मान क्या होता है, परिवर्तित होता है।
तो उसका सूत्र क्या है, उसका फार्मूला क्या है, उसकी गणना कैसे की जाती है, तो उसका फार्मूला यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, इसको नोट कर लिए सब, तो स्क्रीनशॉट ले लो यदि नहीं किए हो तो। ठीक, तो यहाँ पे हेडिंग डाल लीजिए, पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर गुरुत्व त्वरण का मान। तो जैसे कि हम देखेंगे यहाँ पे कि ये पृथ्वी का केंद्र है। ठीक है, ये पृथ्वी का केंद्र है और ये पृथ्वी की क्या हो जाएगी, त्रिज्या। अब यहाँ पे कोई वस्तु रखी है जिसकी जो ऊंचाई है पृथ्वी से की सतह से कितनी है, h है। तो ये क्या है, यहाँ पे पृथ्वी की सतह है। तो पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर, है ना, इस बिंदु पर गुरुत्व त्वरण का मान कितना होता है। तो पृथ्वी की सतह पर जो गुरुत्व त्वरण है, पृथ्वी की सतह पर गुरुत्व त्वरण को हम किससे दर्शाते हैं, जी से। कैपिटल आर क्या हो गया, ये पृथ्वी की त्रिज्या है ना, रेडियस ऑफ अर्थ हो जाएगा। एच जो है, ठीक है, वो ऊंचाई हो गई, तो वस्तु की ऊंचाई हो गई, वस्तु की सतह से ऊंचाई। तो इस h ऊंचाई पर गुरुत्व त्वरण का मान यहाँ पे कितना होगा। तो इस गुरुत्व त्वरण के मान को हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, जी डैश। ठीक है, तो इस मान को हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, जी डैश। तो इस जी डैश का जो मान होता है वो होता है कि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्व त्वरण कितना है। तो पृथ्वी की सतह पर गुरुत्व त्वरण कितना है यहाँ पे, तो पृथ्वी की सतह पर गुरुत्व त्वरण कितना माने हम यहाँ पे, आर माने। ठीक है, और तो ये हो जाएगा यहाँ पे आर अपॉन आर प्लस एच, और इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर। ठीक है, तो पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर जो गुरुत्व त्वरण का मान होता है वो क्या होता है, आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच का स्क्वायर होता है। तो ये सूत्र बताता है कि यदि ऊंचाई बढ़ेगी, है ना, ऊंचाई बढ़ेगी तो इन दोनों का सम बढ़ेगा, तो सम बढ़ेगा तो गुरुत्व त्वरण का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ऊंचाई बढ़ने पर गुरुत्व त्वरण का मान घट जाता है, तो इस फार्मूले से उसकी गणना करते हैं। तो यदि न्यूमेरिकल वगैरह आएगा कैलकुलेशन के लिए तो इसका वहां पे हमको यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको नोट करिएगा। तो यहाँ पे देखेंगे कि गुरुत्व त्वरण का जो मान है वो क्या होगा, घटेगा, है ना, ऊंचाई बढ़ेगी तो गुरुत्व त्वरण का मान क्या होगा, यहाँ पे घटेगा। इसके बाद में पृथ्वी की सतह से h गहराई पर, तो यदि देखेंगे कि पृथ्वी की सतह से h गहराई पर गुरुत्व त्वरण, ठीक है, इसको यहाँ पे जी डैश से दर्शाएंगे, गुरुत्व त्वरण का मान। तो सेम हमारी यहाँ पे वही अर्थ है। ठीक, और इस अर्थ की रेडियस हमको पता है कितनी है। अब यहाँ पे ये इसका केंद्र हो गया। ठीक, अब पृथ्वी की सतह से हमने क्या ले लिया, h गहराई हो गई। तो ये है यहाँ पे पृथ्वी की सतह, और पृथ्वी की सतह पर गुरुत्व त्वरण का मान क्या होता है, जी। अब यहां से h गहराई पर गुरुत्व त्वरण का मान यहाँ पे कितना होगा। ठीक है, तो ये जो है ये पृथ्वी की क्या है, यहाँ पे त्रिज्या है, रेडियस है। तो इस बिंदु पे यहाँ पे देखेंगे कि गुरुत्व त्वरण का जो मान है वो यहाँ पे कितना होगा, इस बिंदु पे h गहराई पे। ठीक, तो यहाँ पे इसका जो फार्मूला है गुरुत्व त्वरण का जो मान होता है वो होता है r माइनस एच अपॉन आर। ठीक, तो यदि हम देखेंगे जितना गहराई में आएंगे h की वैल्यू बढ़ेगी, h की वैल्यू बढ़ेगी तो इन दोनों का अंतर क्या होगा, घटेगा। तो इन दोनों का अंतर घटेगा तो गुरुत्व त्वरण का मान भी क्या होगा, घटेगा। तो हम बोलेंगे कि h गहराई में g का मान घटता है। बात समझ आ रही है ना, कि जितना नीचे आओगे
इन दोनों का अंतर क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। तो जब इन दोनों का अंतर कम होगा तो जी डैश का भी मान क्या होगा, वहां पे कम हो जाएगा। तो गहराई में आएंगे या ऊंचाई में आएंगे तो गुरुत्व त्वरण का मान क्या होगा, घटेगा। अब यदि यहाँ पे h इज इक्वल टू आर हो जाता है, h इज इक्वल टू आर हो जाता है, यानी कि हम सीधा कहाँ पहुंच गए, केंद्र में पहुंच गए। तो यदि h इज इक्वल टू आर हो जाएगा, गहराई त्रिज्या के बराबर हो जाएगी, तो यहाँ पे h की जगह क्या आ जाएगा, r। तो अंतर कितना हो जाएगा, शून्य। तो गुणा करोगे तो शून्य आ जाएगा। तो गुरुत्व त्वरण का मान क्या होता है, शून्य। तो यदि h इज इक्वल टू आर हो, अर्थात पृथ्वी के केंद्र में g इज इक्वल टू 0 होता है। तो यही हमने लिखा है थोड़ी देर पहले कि गुरुत्व त्वरण का मान क्या होता है, केंद्र में शून्य होता है। तो अब यहां पे देखिए, इसमें तो इसमें इतना समझ में आ गया। अब यदि बोलता है कि पृथ्वी के केंद्र में कोई वस्तु रखी है तो उसका भार क्या हो जाएगा। तो भार क्या होता है, वस्तु का भार क्या होता है, ठीक है, वेट क्या होता है, m इंटू जी। तो m कुछ भी हो, g तो 0 हो गया, तो वस्तु का भार क्या हो जाएगा, ठीक है। तो बोलेगा कि पृथ्वी के केंद्र पर वस्तु का भार क्या होगा। तो हम बोलेंगे कि पृथ्वी के केंद्र में वस्तु का भार शून्य होगा। तो पृथ्वी के केंद्र में वस्तु का भार क्या हो जाएगा, यहाँ पे शून्य हो जाएगा। ठीक। अब यदि बोलता है कि कोई पेंडुलम वॉच है, दोलन वाली क्या है, घड़ी है, उसको यदि पृथ्वी के केंद्र में लेके चले जाएं तो क्या होगा, ठीक है। तो यदि लोलक घड़ी पृथ्वी के केंद्र में ले जाएं तो वह बंद हो जाएगी, वो काम नहीं करेगी। ठीक। क्योंकि लोलक घड़ी का जो आवर्त काल होता है वो कितना होता है, यहाँ पे 2 पाई स्क्वायर रूट L/G। तो इसका मान क्या हो जाएगा, शून्य। तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, अनंत। ठीक है। तो वो दोलन ही नहीं करेगी, अनंत समय लगेगा उसको दोलन करने में। जब तक वो दोलन नहीं करेगी तब तक घड़ी का कांटा आगे नहीं बढ़ेगा, ठीक है। तो घड़ी क्या होगी, वहां पे बंद हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में पूछ सकता है। अब इसके बाद में यहाँ पे देखेंगे गुरुत्वीय क्षेत्र और तीव्रता। तो ग्रेविटेशन फील्ड इसको बोलेंगे, गुरुत्वीय क्षेत्र। तो गुरुत्वीय क्षेत्र का मतलब यहाँ पे क्या होता है, तो जैसे कोई पिंड है, कोई ये पिंड है, कोई ग्रह है ना। तो इसके चारों ओर का वह क्षेत्र जिसपे यदि हम किसी दूसरे पिंड को रखते हैं तो वो क्या करता है, आकर्षण बल महसूस करता है। ये क्या करेगा, इसके चारों ओर कोई भी पिंड आएगा तो उसको आकर्षित करेगा। तो किसी पिंड के चारों ओर का वह क्षेत्र जिस पर किसी दूसरे पिंड को रखने पर वो आकर्षण बल महसूस करेगा, तो क्या बोलेंगे, यहां तक इसका क्या है, गुरुत्वीय क्षेत्र है, ठीक है। तो यहाँ पे बोल सकते हैं, तो इसमें लिख लीजिए इसकी डेफिनेशन, इसकी परिभाषा लिख लीजिए गुरुत्वीय क्षेत्र। उसमें लिखिए किसी पिंड, किसी बॉडी के चारों ओर का वह क्षेत्र
जहां पर कोई दूसरा पिंड जहां पर कोई दूसरा पिंड, दूसरी बॉडी गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स अनुभव करता है, एक्सपीरियंस करता है, गुरुत्वीय क्षेत्र कहलाता है। तो यहां पे देखेंगे गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है ना। गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता मेन बताना था ना, कई बार ये पूछ सकता है गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। तो गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, तो इसको बोलेंगे इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। तो गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, तो जैसे मैंने बताया कि यदि कोई पिंड है तो उसके चारों ओर का वह क्षेत्र जिस पर कोई दूसरा पिंड क्या करता है, एक बल अनुभव करता है। तो ये एक बड़ा पिंड है जिसका द्रव्यमान है कैपिटल एम। तो इसके चारों ओर का वह क्षेत्र जिस पर कोई दूसरा पिंड रखने पर क्या करता है, वो आकर्षण बल यानी गुरुत्वाकर्षण बल अनुभव करता है, तो उसको क्या बोलेंगे, इसका क्षेत्र है। अब इसके क्षेत्र के, ठीक है, इसके सेंटर से लेते हैं, तो इसके क्षेत्र के किसी बिंदु, अब इसका क्षेत्र है ये, आगे तक है, तो इसके क्षेत्र के किसी बिंदु P पर हम क्या करते हैं, एकांक द्रव्यमान का पिंड रखते हैं। एकांक द्रव्यमान यानी यूनिट मास, यानी 1 ग्राम का कोई दूसरा पिंड यहाँ पे रख दी। तो यूनिट मास बोलोगे, यूनिट मास मतलब एकांक द्रव्यमान के किसी पिंड को रख दिए। तो जब उसको रखोगे तो उस पर क्या कार्य करेगा, गुरुत्वाकर्षण बल, ये क्या करेगा, उसको आकर्षित करेगा। तो इस पर कितना गुरुत्वाकर्षण बल कार्य कर रहा है वो क्या कहलाएगा, उसकी तीव्रता कहलाएगा। ठीक है, तो किसी पिंड के जो गुरुत्वीय क्षेत्र में यदि हम इकाई द्रव्यमान के पिंड को रखते हैं तो उस पर जितना गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है, जितने बल से ये उसको आकर्षित करेगा, वो क्या कहलाएगा, इस बिंदु पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाएगा। आई बात समझ में? तो उसमें नोट करिएगा, उसमें लिखिए पहले गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु, गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर इकाई द्रव्यमान, यूनिट मास, सॉरी, इकाई द्रव्यमान यूनिट मास के पिंड को, बॉडी को रखने पर उस पर कार्य करने वाला गुरुत्वाकर्षण बल, उस पर कार्य करने वाला गुरुत्वाकर्षण बल उस बिंदु पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। उस बिंदु पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। ठीक है, तो जैसे हमने पढ़ा था, जो गुरुत्वाकर्षण बल है, गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है, जो कार्य कर रहा है, यही क्या है, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता है। तो क्या बोल रहा है कि एकांक द्रव्यमान के उस पिंड पर जितना गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करेगा वो किसके बराबर होगा, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होगा। तो गुरुत्वाकर्षण बल का फार्मूला हम लिखे थे, तो जो गुरुत्वाकर्षण बल कार्य कर रहा है यही क्या है, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता है। तो ये गुरुत्वाकर्षण बल है और ये गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता है, तो दोनों बराबर है। तो हमको न्यूटन ने क्या बताया था, तो m1 m2 अपॉन क्या लिखे थे, d स्क्वायर। ठीक,
तो यदि हम मान लें कि इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो यहाँ पे d है, तो d स्क्वायर हो जाएगा। एक पिंड का द्रव्यमान हमने क्या माना है, कैपिटल M। तो एक पिंड का द्रव्यमान कैपिटल M माने हो तो यहाँ पे कैपिटल M रख दोगे, और दूसरे पिंड का द्रव्यमान क्या माने हो, तो दूसरे पिंड का द्रव्यमान आप माने हो 1, तो इसको यहाँ पे 1 रख दोगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा क्या हो जाएगा फार्मूला, कि गुरुत्व क्षेत्र की जो तीव्रता है वो Gm अपॉन क्या होगा, d स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे जो गुरुत्व क्षेत्र की तीव्रता होती है, ठीक है, इसको हम सिंपली क्या बोल सकते हैं, तो यहाँ पे ये क्या अनुभव कर रहा है, बल अनुभव कर रहा है ना, ये क्या कर रहा है, बल अनुभव कर रहा है। कौन बल अनुभव कर रहा है, तो इकाई द्रव्यमान का पिंड अनुभव कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो मात्रक है उसके लिए हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता जो होगी ये होगा बल अनुभव किया जाता है किसके द्वारा, इकाई द्रव्यमान के पिंड के द्वारा। ठीक, तो बल की इकाई क्या होती है, न्यूटन। तो हम इसका जो मात्रक लेंगे यहाँ पे ऐसा ही मात्रक, तो बल के लिए क्या ले लोगे आप, न्यूटन, तो ये न्यूटन हो जाएगा। और द्रव्यमान के लिए क्या ले लोगे, किलोग्राम, तो ये न्यूटन पर किलोग्राम इसका ऐसा ही मात्रक हो जाएगा। सीजीएस मात्रक क्या लिखोगे, तो डाइन पर ग्राम हो जाएगा। ठीक, तो डाइन पर ग्राम ले लोगे। अब जो गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता है इसका विमीय सूत्र क्या होगा, तो विमीय सूत्र बल का हो जाएगा mL/t-2, और द्रव्यमान का क्या होता है m कैंसिल हो जाएगा m0L/t-2। तो इसलिए मैंने बोला है बल का एकदम रट के रखना है, mL/t-2 होता है। ठीक है, बहुत सारे आपके फार्मूले उसे बनेंगे। दूसरा यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो भी तीव्रता होती है, जैसे गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये सब कैसी राशि होती हैं, सदिश राशि, वेक्टर क्वांटिटी होती हैं। तो यह क्या है, सदिश राशि है। तो गुरुत्वीय क्षेत्र की जो तीव्रता है ये कैसी राशि है, एक सदिश राशि है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक, तो इसको नोट कर लीजिए, इसको लिख लीजिएगा, इसको लिख लीजिए।